नमस्कार। जागरण संवाद न्यूज रूम में आपका स्वागत है। इस बार हमारे अतिथि हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और सब लोग इनके बारे में भली भांति परिचित है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। सुधांशु जी, कितनी तालियां बज रही हैं। बातचीत आज जो नया घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, इजराइल और फ़िलिस्तीन और हमास के बीच में जो चल रहा है, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से उस घटना को लेके भारतीय मुसलमान और विपक्षी पार्टियाँ, खासकर कांग्रेस, जिस तरह सरकार के रुख के खिलाफ खड़े हैं या जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा ये जो हाल का सबसे ताज़ा घटनाक्रम है इजराइल हमास, एक मामले में बड़ा अलग है। ये दुनिया के सबसे पुराने विवादों में से एक है। मतलब 1000 BC में 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किंग सोलोमन जो मंदिर बनवाते हैं, जो जेरूसलम में आज भी जिसकी एक दीवार रह गई है, वहाँ से यह संघर्ष शुरू होता है। फिर 7वीं शताब्दी में आके फिर 1919 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद बोल्फोर एग्रीमेंट, फिर 14 मई 48 को इजराइल की स्थापना, फिर 4 अरब इजराइल युद्ध, वो 49, 57, 67, 73। अब जो हाल का है, इसको आप बिल्कुल अलग देखिए। इसका इजराइल और फिलिस्तीन के साथ उतना वास्ता नहीं है। इसका एक बड़ा गहरा कनेक्शन है। आपने देखा G20 अभी हुआ। G20 में एक एग्रीमेंट हुआ कि भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल हो गया, सऊदी अरब उसमें शामिल हो रहा था। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, एक दिन एक्स्ट्रा रुके। क्यों? बहुत साफ मिडिल ईस्ट को समझ में आ रहा है कि पेट्रोल के दम पर जो उनकी इकोनॉमी चल रही थी, अब पेट्रोल की ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी अगले 20 से 25 साल में आने वाली है। 20-25 साल से ज़्यादा पेट्रोलियम इंडस्ट्री के डोमिनेंस का भविष्य नहीं रह गया। तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए आगे देखना चाहते हैं। अब ये जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना था, उसमें सबसे जो मुख्य बंदरगाह था वो कहाँ था? हाइफा, इजराइल में। अब आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए। 100 साल पहले जब टर्की से खलीफत खत्म हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तब से टर्की में एक छटपटाहट है कि इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व हमारे पास होना चाहिए, और इस प्रक्रिया के द्वारा वो उससे अलग थलग था। अब ईरान और सऊदी अरब में अलग लड़ाई है। ईरान शिया है, सऊदी अरब सुन्नी वर्ल्ड का नेतृत्व करता है। तो इसमें ईरान ये नहीं चाह रहा था, या टर्की और ईरान नहीं चाहेंगे कि ये ऐसा एक वातावरण बने जिसमें लीडर डेवलपमेंट उधर चला जाए। तो एक पक्ष तो ये था, और इसमें इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना का रोल हो बैक एंड से। रीजन ये है कि जो भारत का ये स्पेशल कॉरिडोर बनेगा, भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में, इससे जो व्यापार बढ़ेगा, अगर उससे सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव किसी पे पड़ा तो वो पड़ा चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव पे। सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव आप कह रहे हैं कि तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये इस्लामिक वर्ल्ड के दो ध्रुवों के बीच का संघर्ष है। एक तरफ है ईरान और टर्की, जिनको अपना वर्चस्व स्थापित करना है। एक तरफ है मिडिल ईस्ट, मतलब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं। और एक तरफ है हमास, जो मिडिवल एज में जी रहा, गर्दन काट दो, सर उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई, ये मुसलमान बनाम यहूदी का मामला नहीं है। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, भारत के मुसलमान या भारत के जो तथाकथित सेकुलर देश है, उनका लेना क्या भाई? तुम्हारा लेना देना क्या? ये तो इस्लामिक वर्ल्ड की आपस की लड़ाई है। और मैं यहां पे बात कहूं, शायद माने मैं खामखा तेरा मेहमान, मैं फिलिस्तीन का झंडा उठा रहा हूं, और अब्दुल्ला दीमाना, कोई माने ना माने, मैं खामखा तेरा मेहमान, मैं फिलिस्तीन का झंडा उठा रहा हूं। और कल जो नेता गए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है। आपको पता है 56 मुस्लिम देश है, एक मुस्लिम देश बता दीजिए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। मतलब अगर ये पता लग जाए कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन है, और उसके बावजूद वो जाके फिलिस्तीन में खड़े होके मुस्लिम देशों के पक्ष में बोलते हैं। और सुनिए मजेदार बात, एक आप कम्युनिस्ट देश बताइए जहां तोप लगा के मस्जिद ना उड़ाई गई, तोप लगा के मस्जिद उड़ाई गई। चाइना, रशिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड। गजब है साहब।
एक दूसरे के खिलाफ ये सांप नेवले की लड़ाई है बाहर, और यहां पे समर्थन कर रहे हैं, जिसे एक कहावत होती है ना, शब्दशः न लिया जाए मगर एक कहावत होती है, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। मतलब इतना अपमान सहकर भी केवल इसलिए कि मुझे सिर्फ यह दिखाना है कि साहब भारत सरकार के किसी स्टैंड को अलग करना। और इससे ज्यादा और वाहियातपना क्या हो सकता है, मैं वाहियात शब्द कह रहा हूं। भारत के इजराइल के साथ संबंधों की शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुई 1992 में, और मैं कांग्रेस के लोगों को शायद अपना ही इतिहास नहीं पता है, उसकी प्रारंभिक भूमिका 1986 ऑनवर्ड्स राजीव गांधी जी के जमाने में शुरू हो गई थी, और औपचारिक संबंध नरसिम्हा राव के समय में बने। और उसके बाद से हमारा अनेक मामलों में, जिसे कहते हैं कि सिक्योरिटी को लेके, डिफेंस को लेके और एग्रीकल्चर को लेके, उनके पास टेक्नोलॉजी है जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। मगर फिलिस्तीन से हमें क्या मिलने वाला है, ये तो बताया ना भारत के मुसलमानों का। हाँ, भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है कि फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में हम लोग मान्यता देते हैं, परंतु उसमें एक शब्द है बहुत क्लियर, इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा। जब शांतिपूर्ण वार्ता की जगह आतंकवाद आ जाता है तो वो विषय का आधार ही बदल जाता है, द पैराडाइम गेट्स चेंज। मगर इसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आता है भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना है वहां से। मगर एक बात आपको बताऊं, कांग्रेस गलती से बाज नहीं आती। 100 साल पहले गलती की थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने टर्की में खलीफत खत्म कर दी थी, तो यहां खलीफत आंदोलन शुरू हुआ और कांग्रेस ने समर्थन किया। विनम्रता से कहना चाहूंगा, नेथानएल गांधी जी भी उसके साथ थे। और इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है कि टर्की की जनता ने ही खिलाफत को नकार दिया और मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये समझिए वो गलती 100 साल पुराने बाद भी आदत नहीं बदली। आदत बदली कहते हैं, इसको चुनाव से जोड़ सकते हैं। लागी छूटे ना अब तो चाहे जाए जिया वाली बात है। ये क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस पर जो अलग स्टैंड ले रही है वो दिखाना चाहती है, चाहे देश के मुसलमान हो चाहे बाहर के मुसलमान, वो उनके साथ खड़ी है और कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक में फायदा लेना चाहती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट कांग्रेस के दिमाग में फंसा हुआ है कि उसे लगता है कि चंद कट्टरपंथी मुसलमानों का साथ लेकर वो मुस्लिम वोटों की तिजारत आसानी से कर लेगी। मतलब एक्चुअली में क्या है कि वो ईमानदारी से, जो मोदी जी की सोच है भाई सबका साथ सबका विकास, वो सोचते नहीं होलसेलर के थ्रू डील करो। जो अधिकृत विक्रेता होते हैं ना होलसेलर, तो उनको लगता है चंद कट्टरपंथी जो हैं वो मुस्लिम वोटों के अधिकृत विक्रेता हैं, तो उनको सेटल कर लो। और उसके बाद जैसे अब याद करिए, मैंने आज़ादी से पहले का दौर बताया कि आप खिलाफत का क्यों समर्थन कर रहे थे। उस समय कांग्रेस ने यही तो कहा कि इसके माध्यम से मुसलमान हमारे साथ आ जाए। क्यों भारत के मुसलमानों का संबंध टर्की खलीफत से जोड़ना। चलिए, आज़ादी के बाद इंदिरा जी ने समर्थन लिया, सबसे पहले फतवा जारी करवाया अपने पक्ष में, तो दिल्ली के इमाम बुखारी से इंदिरा जी ने जारी करवाया, फिर वीपी सिंह ने जारी कराया। फिर याद करिए 1991 का इलेक्शन, हम लोग तब स्टूडेंट लाइफ में थे, राजीव गांधी जी के टाइम में कांग्रेस के नेता सद्दाम हुसैन का फोटो लेकर प्रचार किए थे, क्योंकि इराक वार शुरू हो गई थी। उसके बाद 2005 के बिहार इलेक्शन में याद करिए ओसामा बिन लादेन के भी लुक अलाइक, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो देखने में जिसका गेटअप ओसामा जैसा लगता हो, उसके साथ जाके कर रहे थे। आज वही कर रहे हैं ना। मुझे ये नहीं समझ में आता, ये करके आपको लगता होगा कुछ वोट पालेंगे, देश का तो नुकसान कर ही रहे हैं, मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी और उनका गठबंधन जो INDA बना है कि हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई है, हम देश बचा रहे हैं। आपकी पार्टी देश तोड़ रही है। जो वो कहते हैं कि वो देश को बचा रहे हैं, तो 2014 में हमारी सरकार आने से पहले भारत का एक इलाका बताइए जहां आतंकवादी हमले ना होते हो। दिल्ली में 2 बार हुआ था ना, 2005 2008। ऊपर से शुरू करिए, चंडीगढ़ धमाके, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, गुवाहाटी, सूरत, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, नागपुर, पुणे, हैदराबाद, जयपुर। कौन सा इलाका था जहां बम नहीं फट रहे थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। याद करिए, रेलवे स्टेशन पे जाइए या पार्क में जाइए, लिखा रहता था कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो इसे छुइएगा नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करिएगा, ये बम हो सकता। तब डर नहीं लगता था। आज वो सब कुछ समाप्त हो गया, तब डर लगने लगा। अब ये देश का कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि उस दौर में डर नहीं लगता था, तब वो धमाके सेकुलरिज्म के सुंदर संगीत थे, क्योंकि उनको लगता था चलो इसी बहाने हमें कुछ ना कुछ तो वोट प्राप्त होगा। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, उन्होंने सिर्फ देश का नुकसान नहीं किया है, भारतीय मुसलमानों का बहुत नुकसान किया है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप सब कुछ बहुत कुछ बदल देना चाहते हैं। अभी आपने G20 में प्रेसिडेंट आप भारत किया, प्रेसिडेंट आप प्राइम मिनिस्टर आप भारत किया, तो और बहुत जगहों के नाम भी बदल देते हैं। तो आप
जो भी ऐसे बहुत सारे प्रतीक हैं उसको चेंज करना चाहते हैं। देखिए, हम किसी चीज का नाम बदलते नहीं हैं, हम पुनर्स्थापित करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, रशिया में जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहा जाए या बवाल कहा जाए, जो भी कहिए उसको, उससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग नाम था जिसका नाम लेनिनग्राड हो गया। 1991 में दोबारा उसको रिवर्ट करके सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। तो सेंट पीटर्सबर्ग करना नाम बदलना है, लेनिनग्राड नाम बदलना था। तो प्रयागराज अनादिकाल से था, अयोध्या अनादिकाल से था, बदलाव तो फैजाबाद और इलाहाबाद था। तो प्रयाग या अयोध्या करना तो पुनर्स्थापना। और एक आपको मजेदार बात बताऊं, इलाहाबाद नाम तो अकबर ने दीन-ए इलाही के नाम पे रखा। दीन-ए इलाही एक ऐसा मजहब था जिसमें इनडायरेक्टली अकबर ने अपने को ही ईश्वर का प्रतिनिधि या यूं कहो एक पैगंबर के समक्ष मान लिया था, जिसके खिलाफ मौलवियों के फतवे जारी हुए। अकबर को बैक ट्रैक करना पड़ा, उसने दीन-ए इलाही को एंटी इस्लामिक कहा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा वो एंटी इस्लामिक दीन-ए इलाही के नाम पे बना इलाहाबाद आज मुसलमानों का प्रतीक कैसे हो गया? मतलब कुछ भी वक्त मिल जाए कि बीजेपी का खिलाफत करनी है, मोदी जी की खिलाफत करनी है, तो कुछ जो मिल जाए हमें चालू हो जाना। तो हम किसी चीज को बदल नहीं रहे। और भारत और इंडिया की जहां तक बात कहें, भारत तो अनादिकाल से है, वैदिक वांग्मय में भारत का नाम है। अच्छा ये बताइए, गीता में है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, महाभारत शब्द है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यासुते भारत भूमि भागा। इंडिया नाम बाद में आया था। और यहां तक ये भी बात कह दूं, अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कहें तो भारत और इंडिया बराबर है। मगर आपने स्वयं बोला कि राहुल गांधी ने यह बोला है कि ये ट्रांसलेशन की नहीं, तो कॉन्सेप्ट की लड़ाई है। कॉन्सेप्ट की बात में इंडिया और भारत के कॉन्सेप्ट में जमीन आसमान का अंतर है। इंडिया एक लैंड के हिस्से को, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी को डिनोट करता है, और भारत का अर्थ है भा, अर्थात प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। संस्कृत के दो शब्दों से बना है। भा यानी ज्ञान का प्रकाश, इसीलिए भास्कर शब्द जो सूर्य का पर्यायवाची उसी से आता है। और रथ का अर्थ होता लगा हुआ, यानी ज्ञान के अनुसंधान में निरंतर लगा हुआ। तो भारत एक अनुभूति है ज्ञान की, आध्यात्म की। इंडिया एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है। तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड भारत। और मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, जो ये कहते हैं संविधान में दोनों चीजें लिखी हैं, क्या समस्या? मगर मेरा अपना एक हाइपोथेसिस है कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत क्यों लिखा गया होगा। कारण यह था कि हम आजाद हुए थे, पर आजादी को पूर्णता आने में बड़ा लंबा समय लगा। भाई उस समय इंडिया वर्ल्ड का मेंशन इसलिए जरूरी होगा क्योंकि हमें आजादी मिली थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। अंग्रेजों के जमाने में भारत शब्द नहीं प्रयोग होता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अपने कहती है 1885 में, तो उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आजादी के बाद लिखना शुरू किया है। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के अनुसार चीजें, इंडियन पेनल कोड, तो संविधान निर्माताओं को लगा होगा कि कोई कानूनी पेचीदगी ना आए, इसलिए इंडिया वर्ड को कंटिन्यू रखो। और एक और बात बताना चाहता हूं आपको, बहुत जो लोग कहते हैं ना स्वतंत्रता का आंदोलन लड़े और हमने बड़ी भारी विजय प्राप्त की, तो 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, तो ये गवर्नर जनरल काहे रहे 30 जून 1948 तक माउंटबेटन? वो तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहला रहे थे ना, और ब्रिटिश क्राउन भी उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह रहा था, इसलिए कानूनी कारण से रखा होगा। और आपको पता है 2 साल तक भारत का आर्मी चीफ अंग्रेज रहा, जनरल रॉय बूचर। और आपको पता है एयरफोर्स चीफ कौन था? एयर मार्शल एल्बहर्स्ट। और 1954 तक भारत का एयरफोर्स चीफ अंग्रेज रहा, गेराल्ड गिब्स वो द लास्ट पर्सन हु रिजाइन ऑन 31 मार्च 1954। और नेवल चीफ 57 तक रहा। और सुनिए, और इंडिया गेट पे किंग जॉर्ज की मूर्ति 68 तक रही, जिसको आज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कहते हैं, उसका विलिंगटन हॉस्पिटल नाम 1978 तक रहा। और भारत के नेवी के फ्लैग के ऊपर एक कॉर्नर में यूनियन जैक का निशान अभी तक था, मोदी सरकार आने के बाद चेंज हुआ। तो ये गुलामी की मानसिकता से निकलने का बहुत समय था। तो हो सकता है उस समय कुछ कानूनी कारण रहा होगा, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, चूंकि हर जगह इंडिया एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट इस ढंग की बातें रही, इसलिए रहा होगा। मूल शब्द भारत है जो स्वतंत्रता के बाद जुड़ा है, तो इसमें कौन सी समस्या की बात अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा। आप लोग जिस तरह से कांग्रेस कुछ मुद्दे उठाती है, विपक्ष उठाती है, इस तरह से कुचल देते हो या बोलते हो खारिज कर देते हैं कांग्रेस का जो एक पूरा अपना कार्यकाल है, तो आप कांग्रेस के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, 2014 के बाद को कैसे देखते हैं? इस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, देखिए आप इस समय भारत के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में, हिंदी जगत के सबसे बड़े न्यूज़पेपर के कार्यालय में हैं।
16 मई 2014 को जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला तो लंदन के एक बड़े प्रसिद्ध अखबार द गार्डियन, संडे गार्डियन ने 18 मई 2014 को अपने संपादकीय में लिखा। देखिए, आर्टिकल नहीं है, एडिटोरियल में लिखा गया। आप समाचार पत्र से हैं, एडिटोरियल का मतलब होता है कि मूल विचार और या अखबार का विचार है। आर्टिकल तो कोई भी व्यक्ति लिख देता है, जो कोई जिसको बुलाया गया, तो आर्टिकल के विचारों से उसको नहीं। और मैं क्यों लंदन का कोट कर रहा हूं? वही जिन्होंने हम पे सबसे ज्यादा हुकूमत की, और वही जहां से राहुल गांधी जाके कहते हैं कि वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट। तो इसलिए मैं उनको बता रहा हूं। उसने क्या लिखा अंग्रेजी में? उसने लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी नोन एज इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये वो 14 और 15 अगस्त 1947 की रात जो जवाहरलाल नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति के साथ मिलन की बात कही, तो उन्होंने कहा ये नियति के साथ भारत का दूसरा मिलन है। और आगे क्या लिखा? दिस शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये उस तिथि के रूप में जाना जाना चाहिए जिस दिन ब्रिटिश फाइनली भारत को छोड़ के गए। और उसने आगे एलेबोरेट किया, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद भी लंबे समय तक उस विचारों का शासन रहा जिनकी की दिमागों में, मानसिकता में ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता थी। पहली बार एक ऐसे दल के हाथ में स्पष्ट बहुमत आया है, पूर्ण सत्ता आई है, जिसके ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी या ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं। तो बस इतना काफी है। भाई, अटल जी के जमाने में हमारी सरकार बनी थी। अटल जी पहले व्यक्ति थे, पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस गोत्र के बाहर थे। इससे पहले सब कांग्रेस गोत्र के ही प्रधानमंत्री हुए हैं। ठीक, हमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला। तो बस अब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने उस जगह को कोट किया, एक अखबार को कोट किया, और उस जगह के अखबार को कोट किया जहां से बैठ के वो हमको डेमोक्रेसी का प्रवचन दे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे यहाँ विपक्ष राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि आप लोग मीडिया पर पूरा नियंत्रण किए हुए हैं और जो सरकार की और भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है उसे गोदी मीडिया पर कहते हैं। हमारे लिए भी बहुत कुछ कहा जाता है। तो कहीं गार्जियन में भी तो ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ, पहले तो इसके बारे में बताइए कि ये जो एक नैरेटिव है, क्योंकि मीडिया पे आप लोग कितना शिकंजा कस लेते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, देखिए, जिनको लगता है कि मीडिया में पोलराइजेशन हो रहा है, वो जानते हैं कैसा है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चरणों को समझिए। 47 में हम आज़ाद हुए, 52 में पहला चुनाव हुआ, पर वास्तविक लोकतंत्र 1977 से पहले नहीं आया, क्योंकि चुनाव होते तो सरकार तो बदलती नहीं थी, एक ही पार्टी की मोनोपोली। 77 के बाद सरकारें बदलनी शुरू हुई। फिर अगर आप देखें तो वास्तविक लोकतंत्र 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी 120 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी, द्विध्रुवीय राजनीति तब हुई। अब क्या था कि जो भारत का, जैसे पहले राजे महाराजाओं का कंट्रोल था, कोई दूसरा आपके खिलाफ है ही नहीं, बोल ही नहीं सकता, बोल दिया तो अरे बेअदबी हो गई, इसकी हिम्मत कैसे मेरे सामने बोल दिया। वैसा ही वैचारिक धरातल पर यह एक छत्र राज्य है कि जो मेरा विचार है सिर्फ वही सुना जाएगा, दूसरे विचार का स्थान नहीं होना चाहिए। अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक। 1990 के दशक में जो भारतीय भाषाएं थीं, जिसमें हिंदी, चाहे गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, इन सब में देखिए तो एक अलग प्रकार का विचार, राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद एक दूसरे विचार को स्थान मिलने लगा। मगर अंग्रेजी मीडिया, जिसे सो कॉल्ड नेशनल मीडिया कहते हैं, जो प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश मीडिया है, उसमें 2014 से पहले तक एक ही विचार का वर्चस्व था। तो ये और कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मीडिया, इट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया। कि दूसरा विचार भी सुन लो भाई। अब वो दूसरा विचार मुझे सहन नहीं हो रहा है, ये वो सामंतवादी मानसिकता है कि जो मैंने बोला इसके अलावा दूसरी बात आपने बोल कैसे दी। सुनना तो सिर्फ मेरी बात को चाहिए, दूसरे विचार को नहीं सुनना चाहिए। अब इस कारण से, अच्छा दूसरा, अब क्या करें, वो नियंत्रण जो बना, इसमें सिर्फ भाजपा का कारण नहीं है, एक टेक्नोलॉजी का भी कारण है। एक दौर था, अब मैं चूंकि आप लोग यहाँ पत्रकारिता जगत में बैठे हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक रूसी पत्रकार था यूरी बेजमेनेव, 60 और 70 के दशक में भारत में रहता था। मूलतः वो केजीबी का एजेंट था। वो कनाडा डिफेक्ट करके चला गया और उसके बाद उसने कैनेडियन टेलीविजन चैनल को जो इंटरव्यू दिया है, पूरा लिखा है कि मीडिया उस जमाने में कैसे नियंत्रित होता था। एक एक चीज नियंत्रित थी कांग्रेस के रिजीम में। और मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, अब जिस ढंग के डीक्लासिफिकेशन हो गया है इंटेलिजेंस की, उसमें वो यहां तक, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, उसमें लिखा है, कांग्रेस को आपत्ति है तो मुकदमा दर्ज करे जाए, उसमें लिखा कांग्रेस पार्टी को पैसा आता था।
सीधे केजीबी से पैसा आता था। तो मीडिया पे और उसने एक और बात भी लिखी है, उसने कहा कि हमें जो मीडिया के माध्यम से प्रोजेक्ट दिया गया था, आप लोग जाके इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, उसके रेफरेंसेस इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वर्ड था आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के 4 हिस्से उसने बताए। उसने कहा पहली स्टेज में हमें समाज में दिमाग में बात भरनी थी कि तुम्हारी धर्म, संस्कृति, विचार सब गलत है। उसने कहा फर्स्ट स्टेज वाज द स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। जब डिमोरलाइजेशन उसने कहा हम फेक इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, जो मुद्दा नहीं है मगर मुद्दा क्रिएट करना है। क्या मुद्दा क्रिएट करना? भाषा पे लड़ाना है, उत्तर दक्षिण पे लड़ाना है, तमिल और हिंदी को लड़ाना है, सवर्ण और दलित को लड़ाना है, हिंदू और सिख को लड़ाना है, तमिल आइडेंटिटी अलग क्रिएट करनी है। उसने कहा उसके बाद नेक्स्ट स्टेज वॉज स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन से स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब उन मुद्दों को लेकर जगह जगह आंदोलन खड़े करने हैं, और जब वो आंदोलन प्रखर हो जाए तो कहता है थर्ड स्टेज स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी अब उनको हिंसक आंदोलनों में तब्दील करके सत्ता कैप्चर करनी है। एंड थर्ड स्टेज वॉज स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो उनके रिजीम में तो ये होता रहा था। वो एक छत्र कंट्रोल जो था वो अब समाप्त हो रहा है। अब क्या हो गया देखिए, पहले अखबारों पर नियंत्रण था। उसने लिखा है कि कैसे अखबार पर नियंत्रण होता था। उसने कहा सरकार से हम पुरस्कार दिलवा देते थे, उसके बाद अखबारों में जो हमारा कंट्रोल था वो उनकी प्रशंसा में बहुत सारी चीजें लिख देते थे, फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस उनको इनवाइट कर लेते थे, फिर हम उनको विदेश बुलाते थे, फिर उसका महिमा मंडन करते थे। अब क्या बताएं, सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया आ गया, अब तो किसी का नियंत्रण नहीं रहा। ठीक है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें आपत्तिजनक भी लिखी जाती हैं, मैं ये भी नहीं कहता सारी बातें सही हैं, बहुत सारी बातें गलत भी लिखी जाती हैं, परंतु इस कम्युनिकेशन बूम ने एक काम तो कर दिया कि अगर आप वास्तविकता में ईमानदार हैं और 2-2.5 घंटा लगा दें केवल नेट पे बैठ के, तो 80 से 90% आप सच्चाई के पास पहुंच सकते हैं, जितनी भी इधर उधर की न्यूज़ हो। तो अब उस चीज़ को रोकना मुश्किल हो गया। तो वो छटपटाहट है कि जो मेरा नियंत्रण था वो ख़त्म हो गया है। फलक खुदा का मुल्क बादशाह का, हम बादशाह का मुल्क नहीं रह गया है। मगर जो लोग अभी भी बादशाही से चलाना चाहते हैं परिवारवाद के द्वारा, इनफैलिबिलिटी डिक्री, मतलब किंग इनफैलेबल होता था ना, वो तो आसमान से आसमानी ताकत लेके आता था। अब उनको छटपटाहट हो रही है, अब आसमानी ताकत नहीं रहेगी, जमीनी ताकत जनता के पास पहुंच गई। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैंने जितना पढ़ा लिखा तो मैंने देखा कि तमिलनाडु में सनातन की एक बड़ी परंपरा रही है। शंकराचार्य से लेके रामानुजाचार्य, भक्ति आंदोलन भी दक्षिण से इधर आया। लेकिन इधर बहुत दिनों से एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है वहाँ के स्थानीय पार्टियों की तरफ से भी, खासकर कांग्रेस की भी तरफ से भी, जो सनातन को लेकर जो लगातार वहाँ बातें की जा रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, एक बड़ी मज़ेदार बात कहूँ, कांग्रेस के नेता जाते हैं फिलिस्तीन की एम्बेसी में, फिलिस्तीन को लेकर मुस्लिम समाज को उनसे जोड़ने की बात करते हैं। मतलब देखिए कितनी मज़ेदार बात है। मुसलमानों को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और हिंदुओं को जाति और उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो। बहुत क्लियर एजेंडा है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तमिल और उत्तर भारत में तोड़े रहो, फिर कहो इसकी ये जाति, इतनी संख्या, ये बताओ, मगर उनको न सिर्फ जोड़े रहो, टर्की और फिलिस्तीन से भी जोड़े रहो। अब जो ये एजेंडा की जहाँ तक बात है, कारण और कुछ नहीं है। भारतीय समाज में अब जो जो एजुकेशन बढ़ा, कम्युनिकेशन बढ़ा, लोगों को समझ ज़्यादा आई, तो झूठ का पर्दा टूट रहा है। अब उस चीज़ को सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए एक छटपटाहट है कि किसी प्रकार हम उस डिवीज़न को बना के रखें। मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मेरा अपना अनुमान है कि जो तमिलनाडु में हो रहा है, तमिलनाडु की सरकार क्यों कर रही है। आप याद करिए, बिहार में 24 अक्टूबर 1990 को जब अडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, क्यों किया गया था? रथ यात्रा को जो सपोर्ट मिल रहा था, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को लगा क्रश कर दो, ऐसा ना हो ये उभर जाए। उसके बाद क्या हुआ? हम उभर के आए और 15 साल नेता प्रतिपक्ष रहे। फिर मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई। मुलायम सिंह ने गोली क्यों चलवाई? उनको भी लगा, अरे राम मंदिर आंदोलन खड़ा हो रहा, क्रश कर दो। और मैं तो कहूंगा कि आपके तो पुराने संस्करण मौजूद होंगे जागरण के, निकलवा के देखिएगा क्रश किस सीमा तक किया गया कि 30 अक्टूबर 1990 को कारसेवा थी। भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। मुझे इसलिए याद है कि बीबीसी तक ने ये बात बोली थी, मैं बीबीसी कोट कर रहा हूं, जिसको वो लोग ब्रह्म वाक्य मानते थे, कि 42 के आंदोलन में भी ऐसा नहीं हुआ। 29 अक्टूबर 30 अक्टूबर लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल, सारी ट्रेन कैंसिल, सारी बस कैंसिल, नो प्राइवेट व्हीकल कैन कम, ऑल एसटीडी लाइंस ब्लॉक्ड। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 48 घंटे के लिए शहर को, मतलब प्राइवेट गाड़ी भी नहीं जा सकती, सिर्फ सरकारी गाड़ी जा सकती है। प्राइवेट फोन से बात नहीं हो सकती बाहर, सिर्फ सरकारी फोन से हो सकती। मगर
परिणाम कुछ और हुआ। फिर आप याद करिए गुजरात में क्रश कर दो, परिणाम कुछ और हुआ। हुबली की घटना कर्नाटक, क्रश कर दो, 2008 में सरकार आ गई। तो हो सकता है, मैं मानता हूं कि तमिलनाडु की सरकार वहां पे है, उसे एहसास हो रहा हो कि अंदर अंदर कोई चीज़ उभर रही है, तो उसे क्रश करने का प्रयास हो, और इसे कोई अन्यथा ले सकता। किसी ज़माने में धर्म और मजहब के नाम पे देश को तोड़ा और एक हिस्सा मिल गया तो उससे खुश। आज जात के नाम पे और क्षेत्र के नाम पे 10-12 टुकड़े कर लो, एक आध टुकड़ा मिल जाएगा तो हमारी सत्ता के लिए काफ़ी है, वो सोच है। आप लोग के ऊपर लगातार आप बोलते और वैसे मैं एक और बात बता दूं, जो बहुत से लोग तमिल संस्कृति के बारे में जानकारी कम रखते हैं उत्तर भारत में, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो तमिल संस्कृति में सबसे जो श्रद्धेय माना जाता है काव्य, वो है थिरुकुरल, जो संत थिरुवल्लुवर ने लिखा। थिरुकुरल में 1330 पद हैं और वो 3 चरणों में विभाजित है। और वो 3 चरण क्या हैं? आरम, परुल और काम। ये जानते क्या है? धर्म, अर्थ, काम। तीसरे का नाम काम तमिल में भी है, काम संस्कृत में भी है। एग्जैक्टली वही जो संस्कृत के धर्मशास्त्र में लिखा है, एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में धर्म, अर्थ, काम। मगर उसे दिखाना नहीं है, लड़ाना है। हमें उसमें खोजना है कि लड़ाई किस ढंग से की जा सके। बहुत सी ऐसी बातें वो विषय है। मगर मजे की बात यह है कि उदयनिधि के बाबा करुणानिधि रामानुजाचार्य को सेलिब्रेट करते थे, उनकी फिल्म भी उन्होंने बनाई, उसको सेलिब्रेट करते थे। और रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया, जो पूरे उत्तर भारत तक माना गया, मगर ये उनके खिलाफ है। समझ में नहीं आता है कि ये कहानी क्या है, कौन सा वायरस है। पता नहीं, जो भी है, मुझे तो लग रहा है कि वैसे मैं आपको बताऊं, एक वायरस है ये एम वायरस है। एम वायरस है। अच्छा, एम वायरस नहीं, एम वायरस बताएं क्या है? एक मैकॉले वायरस है 19th सेंचुरी का, मार्क्सिस्ट वायरस है 20th सेंचुरी का, एक मार्केटिंग वायरस 21st सेंचुरी का घुस गया है, और एक मनी वायरस है, मतलब जो भ्रष्टाचार करके यानी हो। और चौथा भी जो एम आप सोच रहे होंगे तो वो भी हो सकता है, उसका भी इनकार नहीं कर सकते, उस एम वायरस का भी। मगर इसका निदान जानते क्या है? इसका निदान भी एम फैक्टर है, एम वैक्सीन, मोदी वैक्सीन। इस वायरस का निदान सिर्फ वही वैक्सीन है। इसी वजह से आप इतना मुखर होकर बोलते हैं, आपको मुसलमानों का विरोधी माना जाता है। मुसलमान बहुत सारे कहते हैं कि हमारे बहुत बीजेपी हमारी कट्टर विरोधी है। सुधांशु जी तो बहुत प्रखर होकर बोलते हैं। देखिए, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, हकीकत तो ये है कि इस्लाम में जितने बड़े आलिम फाजिल हुए, जितने हिंदुस्तान में, उतना तो कहीं हुआ ही नहीं। समस्या हिंदू मुसलमान की नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण जो कई बार मैं बोल चुका हूं, ये देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली शहनाई किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उन्हें भारत रत्न कब मिला? 2001 में अटल जी की सरकार में। क्यों नहीं मिला 50 साल तक सेक्युलरिज्म के शासनकाल में? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु हुई तब यूपीए सरकार थी, और जब वो आखिरी दिनों में बहुत बीमार हो गई, वहां की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कहा कि आप दिल्ली रहिए, हम आपका सारा इलाज कराएंगे। तो बिस्मिल्लाह खान ने क्यों दिल्ली आने से मना कर दिया? वो काशी के थे। काशी के मंदिरों में घूम घूम कर उन्होंने भजन और शहनाई सीखी थी। वो लास्ट में जो काशी के लोग रहने वाले हैं उनको पता होगा, बड़ा फेमस वहाँ का एक कहावत है कि चना चबेना और गंगा जल जो देवें करतार, और काशी छोड़ न जाइए जहाँ विश्वनाथ दरबार। ये कहने वाला व्यक्ति, उसके यहाँ कितने गए सेक्युलरिज्म के सूरमा उनके नमाज जनाजा में? जरा नाम बताएं। पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। कोई गया हो सेक्युलरिज्म का सूरमा उनके घर? बताइए। भारतीय सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड। और जानते हैं उनकी खासियत क्या थी? बैटल ऑफ नौशेरा में वो शहीद हो गए थे, कश्मीर के साथ को लेकर जो पहली लड़ाई हुई। और जानते हैं उनमें क्या थे? अक्टूबर 47 में भारत झांगड़ का इलाका हार गया, और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने कसम खाई महाराणा प्रताप की तरह कि जब तक ये झांगड़ का इलाका हम वापस नहीं ले लेंगे तब तक मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा। और फरवरी 1948 में जब भारतीय सेना ने उनके नेतृत्व में झांगड़ का इलाका वापस लिया है, तो उनके मेमोरायर्स जिन लोगों ने लिखे, उन्होंने लिखा सबसे पहले उन सैनिकों ने क्या किया, पास के गांव से खटिया लेके आए और कहा साहब पहले आप 2 मिनट लेट लीजिए ताकि आपकी वो प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। कोई जाता उनके यहाँ। वीर अब्दुल हमीद 1965 की युद्ध में उनको परमवीर चक्र मिला। बताइए कितने लोग गए उनके घर के ऊपर? हाँ,
मोदी जी की सरकार ने 2015 में जब उनकी शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, प्रधानमंत्री ने अपने सामने बैठकर सम्मान दिया। अब बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनसे बड़ा साइंसदान तो आलम इस्लाम में नहीं पैदा हुआ है। बताइए कोई, अरब, ईरान, तुर्की, मोरक्को, कोई बताइए जहां डॉक्टर कलाम के बराबर हुआ। डॉक्टर कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया, वो कह देते हैं सेकुलर वाले ये तो भाजपा ही हो गए। डॉक्टर कलाम के नवाजे जनाजा में कितने लोग गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे आपने कितने सेकुलर नेताओं की फोटोएं देखी हैं? हाँ, याकूब मेनन के नवाजे जनाजा में, अफजल गुरु के नवाजे जनाजा में, बुरहान वानी के नवाजे जनाजा में। तो हकीकत यह है कि हिंदू मुसलमान की बड़ा लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ खड़ी है और वो अपराधी और आतंकवादी के साथ खड़े हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अपराधी और आतंकवादी को ही मुसलमान बनाना चाहते हैं, यानी मुस्लिम आइडेंटिटी को वो अपराधी और आतंकवादी बना। अब एक और मैं उदाहरण देता हूं। आज के समय में हमारे केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, इनसे बड़ा इस्लामिक मामले का कोई जानकार पॉलिटिकल क्लास में हो तो बताइए। सीधे वो कुरान शरीफ की आयतें कोट करके, अरबिक टेक्स्ट को कोट करके, हदीस को कोट करके जो बोल सकते हैं, जितने नेता हैं उनमें, देखिए मैं धार्मिक गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं, नेता कोई बता दे वो उन किनारे हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं यहां भी एक डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। अब अच्छे और सच्चे मुसलमान जो जो उभर रहे हैं, तो इनको लगता नहीं वो अपराधी आतंकवादी ही बना रहना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ भारत का नुकसान नहीं किया है, भारतीय समाज का नुकसान नहीं किया है, इस्लामिक समाज का भी नुकसान किया है। और मैं जो एक बात मैं पार्लियामेंट में भी बोल चुका हूं वो फिर बोल दूं, जानते हैं मुस्लिम समाज किसमें फंस गया? उसको समझाया गया कि साहब बीजेपी को तुमसे बड़ी अदावत है और हमको तुमसे बड़ी मोहब्बत है, और वो अदावत और मोहब्बत के चक्कर में ऐसा फंसा कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। मुझे बताया गया कि आप ज्योतिष का भी ज्ञान देखिए मेरा ये मानना है, एक ईमानदारी की बात, हमारे यहाँ जो वेदों के 6 अंग हैं, 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। उसमें एक ज्योतिष विषय है जिसको चूंकि इन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए सबको ये लगने लगता है कि वो अंधविश्वास है। मैं एक छोटी सी बात सिर्फ कहता हूँ, ये बताइए इस धरती पे कितने % पानी है? 70%, और 30% लैंड है। हमारे शरीर में कितना पानी है? 70%, 30% मास है। दिमाग में कितना पानी है? 90% ब्रेन में। इवन परसेंटेज ऑफ सेलाइन इन द ओशियनिक वाटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू परसेंटेज ऑफ सेलाइन इन योर ब्लड। अब आप ये बताइए, जब चंद्रमा का मूवमेंट होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो साइंस मानती है। तो अगर चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र के पानी पर असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पर असर नहीं पड़ता होगा, डज दिस थिंग साउंड्स लॉजिकल? ये वैज्ञानिक लगता है? नहीं, हमें उसको नापना नहीं आता है, बस इतना है, असर तो पूरा पड़ता होगा। और दिमाग में 90% है, इसीलिए चंद्रमा मन का कारक माना गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे 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 समझ में आएंगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अभी चंद्रयान हमने भेजा और मोदी जी के नेतृत्व में अब आदित्य L1 भी गया। सूर्य और चंद्र दोनों से कनेक्ट होने की बात हो रही है। आपने कभी देखा होगा सबसे ज़्यादा महत्व हमारे यहाँ किस संख्या का है? 108। कहते हैं ना 108 बार जाप करो, हर चीज में 108 है। क्यों 108 है भाई? 108 का रीजन मैं पहले भी बता चुका हूं, उसको पुनः रिपीट के दे रहा हूं। आप सब जाइए अभी नेट पे खोलिए और देखिए कि सन के डायमीटर को देखिए, और सन और धरती के बीच की दूरी को सन के डायमीटर से डिवाइड करिए, 108 आएगा। और चंद्रमा के डायमीटर को चंद्रमा और धरती की दूरी से डिवाइड करिए, 109 पॉइंट कुछ आएगा, इक्वलेंट टू 108 आएगा। इसका मतलब मन का कारक चंद्रमा। और सुनिए, मन का कारक क्यों चंद्रमा कहा गया? अब तो साइंस ये बताती है कि चंद्रमा में जो प्रकाश दिखता है रात में, वो सूर्य का प्रकाश है। वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, अपने प्रकाश से नहीं। हमारे यहाँ कहा गया मन आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, अपने प्रकाश से नहीं। तुम्हें भ्रम होता है कि मन का अपना प्रकाश है। अब आप देखिए, इसका मतलब 108 क्या है? जब इस धरती पे हम बैठे हैं तो हमारे सोलर सिस्टम का गैलेक्टिक रेशियो है। तो इस रेशियो में अगर आपको कोई जाप करना, और इसका महत्व क्या है आप ऐसे समझिए, इस धरती पे जीवन जानते क्यों है? ये चंद्रमा से जो हमारी धरती की दूरी है, वो अगर ये 108 के रेशियो से 10% कम हो जाए तो जानते क्या होगा? जो अर्थ टिल्टेड है ये, इसीलिए अगर अर्थ सीधी होती तो यहां पे इक्वेटर्स पे इतनी गर्मी होती
कि ये परमानेंट रेगिस्तान बन जाते, और नॉर्थ और साउथ पोल परमानेंट बर्फीले रहते हैं, इस धरती पे जीवन होता नहीं। पर चूंकि ये 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, वो क्यों? चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पावर की वजह से वो उस रेशियो में है कि वो 23.5 पे टिल्ट है, तो जाड़ा गर्मी होते रहते हैं, जीवन चलता रहता। यदि ये नजदीक आ जाए तो धरती यूं हो जाएगी, जीवन खत्म, सारे समुद्रों में तूफानी सुनामी आ जाएगी। और 10% पीछे चला जाए, सीधा हो जाएगा, जीवन खत्म। जो सूर्य से रेशियो है, 10% नजदीक आ जाए तो इतनी गर्म हो जाएगी धरती, जीवन खत्म। 10% दूर चली जाए तो इतनी ठंडी हो जाएगी, खत्म। तो साइंस धीरे धीरे आप समझ रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं। तो आपने राहुल गांधी की कुंडली देखी है? देखिए, जन्म कुंडली देखने की जरूरत नहीं, कर्म कुंडली दिख रही है। चलिए कुछ पॉलिटिकल सवाल लेते हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, आप अपने पार्टी के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा विचार ये है कि जिस प्रकार के शानदार काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किए हैं लंबे समय तक, एक दौर था जब दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में बिजली, पानी, सड़क की समस्या रहती थी, लोग कहते थे मध्य प्रदेश का बंटाधार हो गया। वहाँ से अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में हमारी पिछली सरकारों ने जो काम किया, तो मुझे लगता है कि इन 5 राज्यों की चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में शानदार सफलता मिलेगी। कहीं कोई चेहरा क्यों नहीं घोषित हो रहा है? मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह सीएम थे, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तो हर जगह मोदी जी के फेस पर ही क्यों चुनाव पे जा रहे हैं? देखिए, जो आपने चेहरे की बात कही, ये बात तो बहुत मज़ेदार है। आपने सही बात कही, चेहरा खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में एक चेहरा हैं जो हिंदू राष्ट्र तक की बात के ऊपर इनडायरेक्टली गोलमोल कर जाते हैं। गए थे ना वहाँ पे, उनसे पूछा। और एक चेहरा जो है वो इनके गठबंधन का तमिलनाडु में वो है, जो कहता है कि हिंदू धर्म जो है वो एक डेंगू, मलेरिया और वायरस है। तो चेहरा कौन सा है? यही समस्या है, चेहरे का बदलाव। तो उनके एक चेहरा ये है, एक चेहरा ये है। अब आप आइए, राहुल गांधी जी कहते हैं कि साहब कितने पिछड़े और कितने सत्ता में आए, और भूल ही जाते हैं कि 1992 बैच वाले लोग ही आज सेक्रेटरी हैं। 1992 में आपकी सरकार थी, वो चेहरा ही नहीं याद रहता कि अपना क्या था। आप सुनिए, उत्तर भारत में आते हैं तो कहते हैं मैं एकमात्र नेता है जिसने अपना गोत्र बताया होगा, जिसका और पब्लिकली बताया गया होगा, और कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने दिखाया गया होगा, तो वो जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं। और दक्षिण भारत में जाते हैं तो कहते हैं उत्तर भारत की तो बातें सतही होती हैं। मुझे तो यहाँ आके समझ में आया कि असली मुद्दे क्या हैं, तो चेहरा क्या है। अब एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो अब किस चेहरे का जवाब दिया जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चुनौती तो आ रही है, मैं देख रहा हूँ पिछले चुनावों में जिस तरीके से आप लोग केजरीवाल पे आरोप लगाते थे, दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते थे कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तमाम घोषणाएं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा ही करती दिख रही है? देखिए, अंतर क्या है, हम जब किसी समाज के वर्ग को कोई चीज़ कम दामों में या मुफ्त में देने की बात कहते हैं, तो हम पहले उसकी रिसर्च करते हैं और फिर टारगेट करते हैं कि इतने लोग गरीब हैं। जैसे हमने आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों के लिए कहा ना, 140 करोड़ में। जब उज्ज्वला योजना आई तो एक सेलेक्टेड सेगमेंट के लिए आई। इवन जब कोविड का दौर था तो 80 करोड़ लोगों को मिला ना 140 करोड़ में। ये होता है कि आप गरीब व्यक्ति को ध्यान में रख के उसके उत्थान के लिए दें। और एक और बात ध्यान करिए, जिसका ये लोग मजाक उड़ाते थे, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ पैसा देने की बात नहीं की, मुद्रा योजना में कहा भाई छोटा लोन ले लो। अब इन्होंने कहा कि साहब मिनिमम लोन जो है उसकी एवरेज तो 74-75 हज़ार है। अब मैं छोटी सी बात कहता हूं, किसी गरीब व्यक्ति को आप 74-75 हज़ार रुपया कैश दे दीजिए, 2-4 में, 1 आध महीने में खा पी के खत्म। मगर अगर उसे 74 हज़ार लोन मिला है तो चाहे वो ठेला खरीद ले उससे या किसी और चीज खरीद ले, उससे आजीविका का साधन बना। तो हमारी सोच उनके अंदर वास्तविक इंपावरमेंट करने की है। अब ये क्या कहते हैं, सबको दे दिया, दिमागी मत लगाओ, सबको फ्री। अब 2 जगह सरकार है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली और पंजाब। उत्तर भारत में सबसे समृद्ध राज्य पंजाब है और टैक्स कलेक्शन के हिसाब से नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बेहतरीन आर्थिक स्थिति में दिल्ली है। अब आपने कहा जी सारी महिलाओं को फ्री देंगे, क्यों देंगे भाई? अगर आप देखें कि ऑन एन एवरेज अगर महिलाओं की इनकम देखी जाए तो दिल्ली में सबसे बेहतर होंगे वो 10-5 रुपए का टिकट अफोर्ड, दिमाग ही नहीं लगाना, सबको तो फ्री फ्री फ्री। और उससे होता क्या है, राज्य की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हिमाचल में इन्होंने कहा फ्री देंगे, आने के साथ ही 3 रुपए दाम बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल पे। क्यों? हमारी सरकार थी, हमें पता था 80% हिमाचल का बजट सिर्फ आपका सैलरी और पेंशन में जा रहा था। जैसे ही आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की वो 100% से ऊपर हो गया।
अब आपके पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे टैक्स बढ़ाने के अलावा? कारण आप मोदी जी का स्टेटमेंट याद करिए पिछले 15 अगस्त, उन्होंने कहा यह अमृतकाल है 25 वर्ष का। यह अमृतकाल 25 वर्ष में वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का के भविष्य का आधार बनाएगा। अब बताइए, इनमें किसी पार्टी की सोच 1000 साल की है? नहीं। उनको 2 4 5 साल की सत्ता देखनी है, एक टर्म की सत्ता दे रहे हैं, उसके 25 साल बाद क्या होगा देखा जाएगा। हम वो हैं जो 5000 साल पहले के भारत के बारे में भी सोचते हैं और 1000 साल आगे के भारत के बारे में सोचते हैं। इसलिए हम उस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। केजरीवाल जी बहुत परेशान है आप लोगों से, कई भी बच्ची पार्टी में परेशान है, आप लोगों के पीछे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं। केजरीवाल जी तो रोज़ सुबह उठ के ऐसा कोई दिन नहीं होता जब उन कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार हमारे खिलाफ हमें फंसा रही है, षड्यंत्र कर रही है। देखिए, अभी तो स्टेप बाय स्टेप उनके पहले एक मंत्री जेल में गए जिसको कोर्ट से जमानत नहीं मिली, फिर एक स्टेप मामला ऊपर उठा, उप मुख्यमंत्री जेल में गए, एक स्टेप मामला ऊपर उठा, अब संजय सिंह जी उनके संसदीय दल के नेता थे, पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर थे, वो गए। अच्छा, जेल में रह के भी वो कट्टर ईमानदार है, ये अजब किरदार है। कोर्ट से जमानत न मिलने पर भी वो कट्टर ईमानदार हैं, और ये वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। मतलब अगर आपसे कहें कि इतना बदलाव 10 वर्ष की अवधि में किसी पार्टी के पॉलिटिकल कैरेक्टर में नहीं दिखा होगा जो इसमें दिखा। मतलब वहां शुरू करिए, सारी संसद चोर है, अब संसद में आना है। ये कहते थे पॉलिटिक्स में कभी नहीं आऊंगा, अगले बच्चों कसम खाते हैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, लिखित समर्थन ले लिया। गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वैगन आर चली गई, ये चली गई। अरे वो टोपी हुआ करती थी, मुझे चाहिए जन लोकपाल। अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया था एडमिरल रामदास, फिकाई दिए उनको, टोपी पहना दी जनता को। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता उनको पहले बड़ा भोला और मासूम समझती थी, तो उसे लगा कि ये कुछ करेंगे, और आकर जैसे उन्होंने किरदार बदले हैं, तो वो जो मैंने संसद में बोला था वो नज्म की लाइन फिर बोल देता हूँ कि दिल्ली की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही, मानो वो कह रही हो बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। अब वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं सबसे ईमानदार, मैं सबसे कट्टर ईमानदार, और मैं तो हर आरोप से परे हूँ, अदालत से भी परे हूँ, तो अपने को खुदा मानने लगे वो। चलिए, बहुत अच्छा। अब न्यूज रूम से सवाल लेते हैं। कोई सवाल करना चाहे अनुराग? 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, बीजेपी पर लगातार लोग हमलावर विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर जाति की जनगणना को नहीं कराया। बिहार में लगातार ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो चुका है। आपको क्या लगता है कि जो आगामी चुनाव आने हैं 5 राज्यों में, क्या ये बड़ा मुद्दा बनेगा उन राज्यों के चुनावों में? आपने लगातार इस बात को कहा है कि ये जो जनगणना है इसका जो उद्देश्य है, इसका मोटिव इंटेंशन वो उतना सही नहीं है कराने का। देखिए, इसमें सवाल में पहली बात ये जाति जनगणना रोकी किसने थी? ब्रिटिश टाइम तक तो जाति जनगणना होती थी, रोकी किसने? नेहरू की सरकार ने रोकी ना। तो पहले ये कहो ना कि नेहरू गलत, या ये कहो वो बेकार हो गए, किसी काम के नहीं रहे, हमारे लिए अब दूसरी राजनीति है। और उस समय जातीय जनगणना ना हो, ये पूरे संविधान निर्माताओं का कलेक्टिव डिसीजन था। तो एक बार आप ये तो कहिए कि हाँ हम ये मानते हैं या तो वो गलत थे या वो अप्रासंगिक हो चुके हैं, दो में से एक बात मानिए। नहीं जी, रोकी भी थी तब भी हम मानते, और अब हम कह रहे हैं तो हम माने। अब चलिए, आपने कहा कि जातीय जनगणना की बात की जाए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उत्तर भारत में पिछले 20 सालों में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं जाते, हमने जितने सीएम और डिप्टी सीएम बनाए, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है इस समय, कल्याण सिंह जी, बाबूलाल गौड़ और शिवराज सिंह चौहान जी 3 सीएम, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी 4 सीएम और 4 डिप्टी सीएम, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य जी, बिहार में हमारे 3 रहे, सुशील कुमार मोदी जी, रेणुका देवी जी और तारकेश्वर जी। इन 8 में से सिर्फ कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी एक जाति के हैं, 8 में से 7 अलग अलग जातियों के। और यदि प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी को काउंट कर लें तो 9 नेताओं में, सिर्फ सीएम, डिप्टी सीएम और पीएम की बात कर रहा हूं, 8 अलग अलग जातियों के लोग हैं। और ये जिन पार्टियों की बात करते हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, बाकी जातियां तो छोड़िए, पिछड़ों में गैर यादव तो छोड़िए, यादव में एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है सत्ता देने के लिए। जब 97 में लालू यादव जी जेल जा रहे थे तो क्या नजर आएगा? मैं पहले, मेरा साला, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी। मुलायम सिंह जी को क्या नजर आया? मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बहू।
इसका मतलब ये जातिवाद नहीं है, ये परिवारवाद है, जिसे जातिवाद का आवरण देना है ताकि जातिवाद का चूरन देकर परिवार के पास सारी संपत्ति बनी रहे। अन्यथा बता देना, हमने तो 8 अलग अलग जातियां बताई, बताए 2 बताएं जो दिया हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप संख्या की बात करते हैं, जदयू के सांसदों ने आरोप लगा दिया कि वो गणना सही नहीं है। जेडीयू के सांसद बोले हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। दूसरा, कहा गया 190 जातियां ऐसी हैं जो 1% से कम है बिहार में। वो 1% से कम नहीं है, 1% हो तो 190% हो गया, इसका मतलब वो 0.1 से भी कम है। तो जब आप कहना चाह रहे हो संख्या जितनी, तो 0.1 वाले की तो कोई गिनती नहीं होगी। और जब संख्या भारी की बात है तो बड़ी मजेदार बात है, मतलब जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जब धर्म के नाम पे बात आए तो नहीं, जिसकी संख्या सबसे कम है उसी को सबसे ज्यादा प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो बताओ, जब आप इतना किरदार बदलते रहते हैं मौके पे, इसीलिए। और दूसरा मैं लास्ट में कहूंगा कि देखिए, अगर ये ऐसे दल होते जैसे केजरीवाल जी टाइप, जो अभी नए नवेले हैं, अजब अलवेले हैं, तो वो कहते मैं आके कमाल कर दूंगा, तो एक बार माना जा सकता था, चलो। ये आप तो रह चुके हैं भाई, आप तो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहाए हैं, चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हैं, फूके फुकाए हैं, अदा तक कुछ न कर पाए। अब कहते अब हम आके ये कर देंगे, मतलब। और वो भी मजे की बात क्या है, शासन आपकी पार्टी का नहीं रहा है। मैं चाहे लालू यादव जी का परिवार हो, मुलायम सिंह जी का परिवार हो, करुणानिधि परिवार हो या गांधी परिवार हो, अरे आपके बाप दादों का शासन रहा है। तो जो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है ना कि बाप न मारिन मेड किया बिटवा तीरंदाज, वो तो तब तो कुछ किए नहीं, अब हम आगे सब कर देंगे। तो मुझे लगता है ये झूठ और प्रपंच की राजनीति आगे बहुत लंबे समय तक चलने की स्थिति में नहीं है। एक सवाल आता है, दीप्ति। सर, मेरा सवाल राजनीति से बहुत अलग है कि आप है ना बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है और गणित बहुत पसंदीदा था। और मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, जहाँ अभी भी कहा जाता है ना कि मतलब जब कोई विरोध कर रहा होता है, शैतान बच्चा होता है, तो कहता है नेता मत बनो, काम पे फोकस करो। तो ऐसे में आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से और कब मिली, क्योंकि आप बहुत कम उम्र में राजनीति में आ गए थे? ये जो इस समय इजराइल और अरब का विवाद चल रहा है ना, 1981 की बात है, जब अनवर सादात की हत्या हुई थी, अक्टूबर 81। मैं उस समय शायद चौथी क्लास में पढ़ता था। तब मैंने पापा से पूछा ये क्या मामला है, अनवर सादात की हत्या क्यों हुई? तो पता चला 1978 का कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ, जिसमें पहला इजिप्ट देश बना, मुस्लिम देश, जिसने मान्यता दी। तो ये समझिए कि मुझे इतना इंटरेस्ट था कि मैंने अरब इजराइल संघर्ष की पूरी बातें पिताजी से सुनकर मुझे कुछ समझ में आ गई। और जब मैं क्लास 8 में पहुंचा तो मैंने उसको पढ़ा, तो मुझे उस ज़माने से ये फंडा क्लियर है कि अरब इजराइल का झगड़ा क्या है। नॉर्मली लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। फिर क्या हुआ कि जब हम छात्र जीवन में आए तो हम संघ में बहुत सक्रिय थे। जब संघ में बहुत सक्रिय थे, वहाँ से जब हम पास आउट हुए तो फिर संघ से लखनऊ के संघ में, यूनिवर्सिटी से फिर भाजपा में। और फिर जब हम पास आउट हुए तो हमारे सामने एक और समस्या थी, हम सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते थे। उस साल हमारी एज ही 21 साल नहीं थी, तो क्या करें, तो फिर तो 1 साल इंतजार करना था। तो वहाँ से फिर हम लोग संघ के विश्व संवाद केंद्र में जुड़े, यानी आरएसएस का मीडिया सेंटर, तो मीडिया वाले विभाग से जुड़े। तो राम मंदिर आंदोलन उस समय पीक पे था, तो आपको याद हो संघ ने 2 विश्व संवाद केंद्र खोले थे, एक दिल्ली में एक लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ उस समय सेंटर हुआ करता था। तो वहाँ से एक पत्रिका भी निकली थी, जिस समय उसके प्रधान संपादक डॉक्टर दिनेश शर्मा थे, जो अभी डिप्टी सीएम थे। उस समय वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं तो जस्ट पास आउट हुआ था, अभी 21 साल का था, तो हमको भी संपादक बना के जोड़ दिया गया। वहीं से फिर हमारी राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हो गई। ये उस समय कल्याण सिंह जी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। तो बस फिर जानते क्या होता है, हम और आप सब अपनी ज़िंदगी जी लीजिए, और जब आप रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करके देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। यानी जैसी आपकी नियति होती है वैसी ही परिस्थितियाँ आपको मिलती चली जाती हैं। इट इज़ नॉट यू हु गोज़ देयर, इट इज़ योर डेस्टिनी विच टेक्स यू देयर। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक, अब आप कहेंगे तो सबको, तो फिर कर्म का सिद्धांत क्या है? तो हमारे यहाँ कहा गया निष्काम कर्म करो, क्योंकि फैक्टर जो है वो n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं आपके एंड रिजल्ट को प्रभावित करने वाले। एंड रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए जो जैसा होना होता है सब, तो जो भगवान कर दे वो मान लेना चाहिए। एक समय कम है, एक ही 2 सवाल ले पाएंगे। नीतीश श्रीवास्तव
सर मेरा सवाल यूपी की राजनीति से जुड़ा है। कहते हैं कि केंद्र का रास्ता जो है यूपी से होकर गुजरता है और 2024 के चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति होगी अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर इन सब के एकजुट हो जाने के बाद। और अगर यही था तो इससे एक था कि अभी हाल ही में जो घोषित उपचुनाव हुए उनमें बीजेपी के हार के कारण क्या थे, जबकि दारा सिंह चौहान जैसे मजबूत नेता थे उनके पास। देखिए, रणनीति आप हमसे पूछ रहे हैं, वास्तविकता में विपक्ष से पूछना चाहिए रणनीति क्या होगी, क्योंकि पिछले 4 चुनावों में 2014, 17, 19 और 22 सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन विपक्ष बना चुका। मतलब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका, सपा बसपा का गठबंधन हो चुका, छोटे दलों के साथ गठबंधन हो चुका और हर चीज़ में वो लोग निष्फल सिद्ध हुए। बाई इलेक्शंस के डायमेंशन अलग होते हैं। इससे पहले हम गोरखपुर और फूलपुर भी हारे थे और इसके बावजूद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो सपा बसपा गठबंधन के बाद भी हम जीते। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में अब बदलाव आ चुका है, सोच में बदलाव है। आप देखिए इतना बड़ा बदलाव आया है केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद। हम लोगों के ज़माने में पूर्वी उत्तर प्रदेश किसके लिए जाना जाता था? वो याद है पुरानी फिल्म जो थी वो कंपनी, जिसमें वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आ रहे हैं तो बम्बई पुलिस कहती है हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो दिखाया जाता है कि एक लड़का उतरा और उसको किसी ने कुछ पैसे और रिवॉल्वर दिया, चेहरा नहीं दिखाया जा रहा, गोली चली, उसके बाद वो एक बस में बैठता और उस पर माइलस्टोन लगा आजमगढ़ 500 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश की छवि थी। आज उसी पूर्वांचल में आप देखें कि गोरखपुर में फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री बन रही है, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बन रही है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, महाकाल का कॉरिडोर बनारस में बन गया, वहाँ पर एम्स बन गया, नया क्रिकेट स्टेडियम बन गया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया। और पश्चिम में देखें तो जेवर में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। आपके इसी नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री, सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ के ऊपर बन रही है। तो इतना बड़ा बदलाव। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूँगा, भाई हम तो यूपी के ही रहने वाले हैं, आप लोग भी यहाँ रहते हैं। एक दौर था कि जब दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ प्रवेश करो तो बिजनेसमैन कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, इन्वेस्टर कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, और अब माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बैठ के अदालत में वो लगाते हैं अर्जी कि मुझे यूपी नहीं जाना, मुझे पंजाब की जेल में रहना है। तो ये इतना बड़ा एक बदलाव आया है। एक संतोष, आम जनता का सवाल है। मैं प्रोटेस्ट के रिलेट में आपको सवाल करना चाहता हूँ। हम देखिए हमेशा प्रोटेस्ट होते रहते हैं, पीछे फार्म प्रोटेस्ट हुआ, तो इसमें सर होता क्या है कि आम जनता बहुत पिस जाती है। 2-2 महीने तक रोड बंद हो जाता है, लोग आने जाने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस को दिक्कत हो रही है। हम तो सर टैक्स पेयर हैं, हम पैसे दे के भी उस रोड पर नहीं चल पा रहे हैं सर। तो ऐसा कोई बिल नहीं लग सकती सरकार की ये इलीगल हो जाए, वहाँ पर कोई ऐसा बैठ ना सके सर? देखिए, जो आपका विषय है इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने भी गंभीरता दिया था। याद करिए शाहीन बाग के समय सर्वोच्च न्यायालय ने हटाने का प्रयास किया, जबकि अपने तरीके से देखा जाए अपने मैंडेट के बियॉन्ड जाके सर्वोच्च न्यायालय निगोशिएटर तक भेजे थे, जबकि निगोशिएशन करना न्यायालय का काम नहीं है, न्यायालय का काम निर्णय देना। पर भी उसने सोचा कि कोई रास्ता निकले, क्योंकि उनका बहुत साफ कहना था कि भाई आपका अधिकार है तो दूसरे का भी अधिकार है। और रोड ब्लॉक करना तो मैं कहूँगा इसलिए बहुत हल्की चीज़ भी रहती है, बहुत आसान है। 200 लोगों को बैठा दीजिए, रोड ब्लॉक हो गई। प्रोटेस्ट करने के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, मैदान है, वहां आप अपना विरोध दर्ज करिए। मगर रोड को ब्लॉक करना, ये कानून तो एक अलग चीज़ है। अब वो कानून की बात आएगी तो फिर ये लगेगा कि आप प्रोटेस्ट करने के अधिकार को वो कर रहे हैं। मगर अब धीरे धीरे देखिए कानून का एक दूसरा तरीका हो रहा है। जैसे अब देखिए योगी जी की सरकार ने एक काम शुरू किया ना, अब ड्रोन से घर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, किसके घर पे पत्थर रखा हुआ है। अब कैमरे जैसे हाई रेजोल्यूशन आते जा रहे हैं। तो अब जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका में, चाइना में फोटो क्लियर कट भीड़ में भी व्यक्ति की पहचान ली जाएगी। और अब जब फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आएगा, कंप्यूटर फर्दर एडवांस होंगे, तो जैसे नाम सर्च करते हैं आपको डिटेल मिल जाता, फोटो डालिएगा उस व्यक्ति का सारा डिटेल मिल जाएगा। तो अब किसी के लिए बचने का इतना चांस नहीं रहेगा कि हम कोई गैर कानूनी गतिविधि कर बच सकेंगे। और मैं अंत में एक और बात कहना चाहूँगा, देश की राजनीति में भी कम से कम इतनी परिपक्वता होनी चाहिए कि किसी भी गैर कानूनी चीज़ का समर्थन हमें अपने राजनीतिक लाभ हानि के लिए नहीं करना चाहिए। अब बताइए, जहाँ से बात शुरू की थी वहाँ पे समाप्त करते हैं। इस समय हमास और इजराइल का ये आतंकवादी हमला हुआ, हमास का, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कितने प्रोटेस्ट चल रहे थे, महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे। मगर जैसे ही ये घटना हुई विपक्ष ने सारे प्रोटेस्ट वो कर दिए, सस्पेंड कर दिए और कहा हम सरकार के साथ हैं।
बल्कि आपने देखा होगा वहां के लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आर्मी की ड्रेस पहन के कहा हम आर्मी के साथ हैं। और अगर आप देखें तो इतना ही नहीं, उन्होंने इस सीमा तक जाके सरकार का सपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि सरकार जो डिसीजन लेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ, और अगर आप देखें तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलोर ऑफ द वर्ल्ड। 9/11 के बाद की ये सबसे बड़ी एक विपक्ष का नेता बताइए जिसने कहा वो इंटेलिजेंस फेलोर है। हमारे यहां सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट होने के बाद छाती पीटने लगते हैं, सबूत दो, ये करो वो। अभी बताइए, अमन अल जवाहिरी को पिछले साल अमेरिका ने मारा, 2 साल पहले। किसी अमेरिका वाले ने कहा कि हमें सबूत दिखाओ। ओसामा बिन लादेन को जब मारा, किसी अमेरिका के अपोजिशन लीडर ने कहा कि हमें सबूत दिखाओ। यहां पे जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, बालाकोट हो गया, और इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा कि जो बालाकोट में इन्होंने किया उससे ज्यादा खौफनाक करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर का इकबालिया बयान हो गया। उसके बावजूद 3 मरे थे कि 30 मरे थे कि 300 मरे थे, बिल्डिंग गिरे थे कि पेड़ गिरे थे, कौवे मरे थे कि आदमी मरे थे, ये क्या है भाई? तो मुझे लगता है कि कम से कम इजराइल के विपक्ष से कुछ गैरत सीखनी चाहिए। अन्यथा कहीं ऐसा तो नहीं है, शब्द मैं कैवियट लगा के बोल रहा हूं, किसी का अपमान नहीं करना चाहता, अन्यथा ऐसा नहीं लगता है कि हमारे यहाँ विपक्ष बेगैरत होता चला जा रहा है? सर, अभी जैसे इजराइल हमास का ये युद्ध चल रहा है, तो इसमें भारत का क्या स्टैंड है? क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध में कई देश के नेता बोल चुके हैं कि भारत मध्यस्थ करा सकता है, समझौता करा सकता है। तो इसमें क्या एंगल है भारत का कि किस तरह अपनी भूमिका निभा सकता है? देखिए, एक अंतर ये है कि रूस यूक्रेन में तो युद्ध था, यहाँ तो आतंकवाद से शुरुआत हुई है। तो आतंकवादी हमला और युद्ध दोनों में एक थोड़ा फंडामेंटल डिफरेंस हो जाता है। भारत का स्टैंड इस मामले में क्लियर है कि हम फिलिस्तीन राज्य के पक्ष में हैं, परंतु इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता में निकले हुए समाधान के द्वारा। इजराइल से हमारा गहरा संबंध है, और टेक्नोलॉजी और इन सब में। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, एक मुझे बात ध्यान आ गई। मैंने एक जगह पढ़ा कि अगर आपको ये देखना है कि कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें किसी को क्या दे सकती हैं, और ये कम्युनिस्ट फंडामेंटलिस्ट, आजकल यही होता ना कि कम्युनिस्ट एंड फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स, ये दोनों, ऑल मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों एक हो जाते हैं। तो उसने कहा सैटेलाइट की पिक्चर देखिए इजराइल के समय की, दिन की, तो आपको क्या नजर आएगा? सिर्फ इजराइल हरा भरा नजर आएगा, बाकी चारों तरफ रेगिस्तान नजर आएगा। 75 साल में उन्होंने रेगिस्तान में हरियाली पैदा कर दी। चाहे उन्होंने टेक्नोलॉजी कोई भी निकाली हो, स्प्रिंकलर की निकाली हो, इनसाइड इरिगेशन किया, जैसे अंदर सीधे रेत के अंदर ही उन्होंने पानी किया, जो भी टेक्नोलॉजी अटेन की। तो उन्होंने कहा ये अंतर है कि फंडामेंटलिस्ट फोर्स आपको क्या डेवलपमेंट देंगे और टेक्नोलॉजी क्या डेवलपमेंट देगी। और अगर कम्युनिस्टों का देखना हो तो उसने कहा रात के समय सैटेलाइट की पिक्चर देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। साउथ कोरिया जगमगाता हुआ नजर आता है रात में, और नॉर्थ कोरिया अंधकार में डूबा हुआ नजर आता है। यह दिखाता है कि कम्युनिस्ट क्या देंगे, जो आपको ये कह के लाएंगे ना कि हम रोटी कपड़ा मकान सबको देंगे, हर वर्ग को हिस्सा देंगे, ये देंगे, आखिर में वो सिर्फ अंधेरे में डुबो देंगे और कुछ नहीं। तो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए। जो मैंने कहा था वहीं पे बात को समाप्त करता हूं कि ये इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई है, कि एक तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब हैं जो फ्यूचरिस्टिक वातावरण समझ रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या है मुस्लिम देशों का, और उन्हें आगे जाके अब टेक्नोलॉजी का समझौता करना होगा। और दूसरी तरफ वो हैं जो मिडिवल माइंडसेट में पड़े हुए हैं। मतलब जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी आपको देने के प्रयास करूं, एक पाकिस्तान के थिंकर हैं, उनका मैंने एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखा, हसन निसार, आप जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये अजीब हमें समझाया जाता है कि अमृतसर से लाहौर हम सब्जी भी नहीं लेंगे, उसने कहा टिंडे और टमाटर भी नहीं लेंगे। कहा ये पाकिस्तानियों दिमाग में भर दिया गया, उससे 2 पैसे कमा लेगा, हिंदू व्यापारी को फायदा होगा। उसने कहा भाई वही सामान अमृतसर से मुंबई जाए, मुंबई से दुबई जाए, दुबई से कराची आए, कराची से लाहौर आए, कहा हिंदू व्यापारी को 2 पैसा कमाना था, कमा लिया, उसके ऊपर 4 पैसा तुमने एक्स्ट्रा दिया, ये कौन सी समझदारी है? तो आज जो इजराइल और हमास का संघर्ष है वो इन 2 विचारधाराओं का संघर्ष है। एक समझदारी के साथ देख रहा है कि फ्यूचर वर्ल्ड क्या होने वाला। और एक और बात मैं कह दूं, अरे भाई यहूदियों की सबसे बड़ी लड़ाई किससे थी? ईसाइयों से थी ना। जीसस क्राइस्ट को सलीब पे चढ़ाया यहूदियों ने। आज यहूदी और ईसाई तो नहीं लड़ रहे। अगर देखा जाए तो जर्मनी ने सबसे ज्यादा होलोकॉस्ट किया था, आज तो जर्मनी और इजराइल एक साथ हैं। मतलब वो पुरानी बात भूल के और डेवलपमेंट के फ्यूचर के लिए साथ आ सकते हैं, मगर जी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम पुरानी बात को लेकर आज भी सिर फुटौगल करने को तैयार हूं। और मैं इस्लामिक वर्ल्ड से, जो समझदार इस्लामिक लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई
56 इस्लामिक देश हैं, जिसमें से 1 दर्जन ऐसे हैं जिन पर पैसा बरस रहा है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं पे क्यों नजर नहीं आ रहे? कोरोना का वैक्सीन हुआ, एक भी मुस्लिम देश बताइए जहां फर्स्ट स्टेज ट्रायल भी हुआ हो। टेक्नोलॉजी के नाम पे सिर्फ न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी की तरफ भागते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन की टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं जाते भाई? तो इसलिए ये सोचो। जबकि मैं एक और बात आपको बता दूं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, एक दौर था 1000 साल पहले जब इस्लामिक वर्ल्ड बगदाद का जब बैतुल हिकमत था, तो साइंस टेक्नोलॉजी में क्रिश्चियन वर्ल्ड से आगे था। पर पिछले 700, 800, 1000 साल में वो जो ऐसा पीछे गए कि खेल खत्म हो गया। तो अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो पीछे इतिहास के मिडीवल माइंडसेट से बाहर आइए, अन्यथा तो फिर जो बर्बादी होनी। और ये भी बात आप समझिए, अंततः इजराइल ने अभी तक ये दिखाया है कि उसने बख्शा किसी को नहीं है। चारों लड़ाइयाँ उसने जीती हैं, और जिसने आतंकवादी गतिविधि की है वो मतलब ईदी अमीन के टाइम में जो कार्रवाई हुई थी एंटेबो एयरपोर्ट से लेके, ब्लैक सितंबर 1972 के म्यूनिख से लेके 81 में, हाँ ये एक और मुझे बात याद आ गई, ये भी कह दूँ, 81 में इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था। उसकी लीड पता है किसने दी थी? इजराइल को। ये माना जाता है, मतलब थ्योरी कोई ऑथेंटिक नहीं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस की क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, ईरान ने, क्योंकि इराक और ईरान में लड़ाई हो रही थी। ईरान को डर था कि अगर इराक न्यूक्लियर पावर बन गया तो हमारे लिए समस्या हो जाएगा। उसने कई बार कोशिश की, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, तो उसने इजराइल मोसाद को वो एजेंसी दिया और मोसाद ने डिस्ट्रॉय कर दिया बगैर अमेरिका को बताए हुए। तो इसका मतलब ये सिर्फ मतलब की यारी है, और खामखा में यहां मारामारी है। हमें उससे, हिंदुस्तान में मारामारी से बचना चाहिए। बहुत बढ़िया सुधांशु जी ने समय दिया, सवालों को बेबाकी से जवाब दिया। इनके लिए बहुत सारी तालियां तो बनती हैं। और इनको जाना जल्दी था, बोला था कि हमें जल्दी छोड़ दीजिएगा लेकिन देर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जागरण संवाद न्यूज़ रूम में आने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार।